सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज सी एस आनित्य सराफ एंड आज हम लोग ऑडिट के पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो अभी पार्टिकुलरली सितंबर के एग्जाम्स के लिए आए हैं। लेट अस से कि इंस्टीट्यूट ने जो पेपर पूछा है वो किस तरीके से पूछा है, व्हाट द लेवल ऑफ द पेपर इज, राइट। व्हाट आई बिलीव, अगर आप मुझसे पूछोगे कि पेपर कैसा है तो आई बिलीव पेपर मॉडरेट है। मतलब पेपर वाज मॉडरेट, जैसा कि एक प्रोफेशनल एग्जाम में होना चाहिए। नॉट एक्सट्रीमली इजी एंड नॉट टफ। पेपर टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, पेपर एक्सट्रीमली इजी है ये बोलना भी गलत है। कि अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनका ऑडिट का एग्जाम अच्छा गया रहेगा। तो सबसे पहले अपन एमसीक्यू के डिस्कशन में आ रहे हैं एक बार कि एमसीक्यूज क्या क्या पूछे हैं, क्या क्या आंसर्स हैं। एंड अगेन एमसीक्यू के शीट में जो भी बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर्स यूज कर रहे हैं तो हर किसी के शीट में आपको जो क्वेश्चन नंबर्स है वो आगे पीछे मिलेगा, क्वेश्चंस आगे पीछे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर्स आगे पीछे मिलेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट वहां पे सीक्वेंसिंग चेंज कर देता है। ठीक है, तो वो चीज का आप ध्यान रखना। तो पार्टिकुलरली जो शीट मुझे मिला है मैं उस हिसाब से क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, अगेन एक चीज मैंने एमसीक्यू में आपको एक टेक्निक सिखाई है कि पार्टिकुलरली क्या करना है, आपको लास्ट लाइन देखना है फिर और जो मेन क्वेश्चन है उसके आंसर पे आना है। तो अपन उस टेक्निक को फॉलो करने का ट्राई करेंगे। विल सी कि उस टेक्निक से काम चल जाता है तो ठीक है, और उस टेक्निक से काम नहीं चलता है तो अपने को पूरा क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, तो देखना सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, जो लास्ट लाइन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन पॉइंट इज नॉट करेक्ट अबाउट व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। तो भैया स्टार्टिंग के 5 लाइन मैं रीड करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, भली वो 5 लाइनें थी। आखिरी के लाइन को रीड करके मुझे समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। सबसे पहले व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, ये टॉपिक कहां दिया हुआ है, नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट का जो अपना चैप्टर है, आप चाहे स्टडी मैट की बात कर लीजिए चाहे हमारे नोट्स की बात कर लीजिए, तो वो लास्ट टॉपिक है कि व्हाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आर नीडेड। तो अब इसमें क्या पॉइंट्स दिए हैं, स्टैंडर्ड्स एंश्योर ऑडिट क्वालिटी। तो भैया ये वाला चीज तो करेक्ट है कि स्टैंडर्ड्स तो ऑडिट क्वालिटी एंश्योर करते हैं। फिर क्या दिया, स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। फिर दिया है स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कैरिड आउट फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड्स। और फिर दिया है स्टैंडर्ड्स एंश्योर कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स एट पार विद लोकल प्रैक्टिसेस। तो क्या लग रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या बोला है, बेंचमार्क्स अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स एट पार विद लोकल प्रैक्टिसेस, दिया हुआ था ग्लोबल प्रैक्टिसेस, पार्टिकुलरली इट शुड बी एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो भाई इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता ना, मतलब देखो आपने बस टिक किया आपको 2 नंबर मिल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर डी बी एंड कंपनी, अगेन लास्ट लाइन देखते हैं भाई पहले, एज पर ऐसे 300 डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो एज पर ऐसे 300 पूछ रहा है वो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान में क्या नहीं आएगा, मतलब ऑडिट प्लान के डिस्क्रिप्शन में क्या नहीं आएगा। अब ऑडिट प्लान का डिस्क्रिप्शन अगर आप याद करें तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एंटी ऑफ रैप फैप पैप, एंटी ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, दैट वाज व्हाट वी लर्नड। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। सबसे पहले nature timing and extent of planned further audit procedures at the assertion level, nature time extent of planned risk assessment procedures, nature time extent of resources necessary to perform the engagement and other planned audit procedures that are required। तो कौन सा आंसर होगा, सी होगा, बिकॉज ये जो नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज ये किसका पार्ट होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, मैंने बताया था ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो अब यहां पे क्या पूछा है, यूडिन नंबर किन चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर आप किसी क्वेश्चन में पहले 4-5 लाइन रीड क्यों नहीं कर रहे हो, भाई जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करूं। अगर डायरेक्ट रीड करके काम चल रहा है तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन द एग्जाम हॉल। तो यूडिन नंबर जनरेट किस चीज के लिए करना है, बोला यूडिन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहां जनरेट करना होता है, जहां भी किसी तरीके का अटेस्टेशन चाहिए होता है। ठीक है, अब बोला कब चाहिए, कंफर्मेशन लेटर्स के लिए चाहिए क्या, या एक्सपोर्ट सेल्स के लिए चाहिए ड्यूरिंग द ईयर सर्टिफिकेट ओनली, या बोथ एक्सपोर्ट सेल्स एंड द कंफर्मेशन लेटर्स, या यूडिन नंबर चाहिए ही नहीं। ऑप्शन बी,
जिनको बी लग रहा है वो सही है, एक्सपोर्ट सेल्स बिकॉज अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। कंफर्मेशन लेटर्स तो नॉर्मल कंफर्मेशन लेटर्स है, वो कोई अटेस्टेशन थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट सेल्स। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में आई बिलीव गलती कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया हो तो। उसके बाद केस स्टडी सिनेरियो 1 दिया हुआ है भाई, तो एक लंबा चौड़ा कुछ कहानी दिया हुआ है इन्होंने, एक लंबा चौड़ा कुछ कहानी दिया हुआ है इन्होंने। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कहानी तो लंबी चौड़ी दी हुई है, कहानी रीड नहीं करके एक बार देखते हैं क्वेश्चंस को होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो कहानी रीड करेंगे, कोई उपाय नहीं है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस 4 to 8। अब देखना भाई कहानी तो कितनी लंबी चौड़ी दी हुई थी। ड्यू टू टाइट डेडलाइंस CAB has insufficient time to properly perform or complete the relevant duties and he has to sign off clean audit report। टाइम नहीं है बेचारे के पास, डेडलाइन है, तो इसने क्या करा है भाई, ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म नहीं कर पाया, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया। तो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इसने डिसरिगार्ड किया है, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस। कितने लोगों को लगता है बी, किसी और को कुछ लग रहा है ए सी डी? तो पार्टिकुलरली देखो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कुछ लोगों को ए लग सकता है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या बताया था कि भाई सबसे पहले कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन एंड यू शुड नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ ICAI। लेकिन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकुलरली यू शुड बी कॉम्पिटेंट, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड्स, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ तो भैया ऑडिटर को सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज ही नहीं है, तो मेन तो पहले प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर लगेगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो आप ड्रैग करके प्रोफेशनल बिहेवियर का रेफरेंस एक आधा लाइन में दे सकते थे, बट मेन यहाँ क्या लगेगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर लगेगा। फिर क्या बोला है, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस फ्रॉम GHB लिमिटेड क्रिएट्स विच थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बोला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, मतलब भैया अब सब सोचो केस स्टडी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लंबा चौड़ा केस स्टडी, ये सेंटेंस देखते समझ में आ रहा है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा। उसके बाद सिंस इट बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल फॉर CAB, बोल रहा है कि इट बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल फॉर CAB ऑन 31st March 2024 to attend physical inventory counting at the warehouse and also became impossible to perform alternative procedures। तो ऐसे 501 में अपन ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इम्प्रैक्टिकेबल, और इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या था कि भाई आपके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, मे बी ड्यू टू द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, मे बी ड्यू टू लोकेशन इज सच कि इट इज डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ द ऑडिटर। तो ऐसे 501 में दो सिचुएशंस थी, एक था इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, एक था अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस। बट यहां तो क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है इट बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल, इट बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल। तो इम्प्रैक्टिकेबल था तो ऑडिटर क्या परफॉर्म करता था, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि भैया ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर पाया टू ऑब्टेन एविडेंसेस। अब ऑडिटर क्या करेगा, मॉडिफाई। क्लियरली बताया था भाई, बहुत सिंपल है, इम्प्रैक्टिकेबल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी नहीं परफॉर्म कर पाया तो मॉडिफाई। अब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर ए rely on inventory records, then take management representation, mention in emphasis of matter paragraph, omit altogether the procedure of physical inventory counting, या फिर modify the opinion। तो क्या होगा अपना, modify the opinion। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, which assertion concerning the bifurcation of employee expense into various heads is being verified by B। मतलब क्या बोला कि employee expenses को bifurcate किया, क्या किया, employee expenses को बाइफरकेट किया अलग अलग हेड्स में, ठीक है। तो एम्प्लॉय एक्सपेंस को बाइफरकेट किया अलग अलग हेड्स में, तो इसमें आप कौन सा असर्शन को वेरीफाई कर रहे हो, मैनेजमेंट एम्प्लॉय एक्सपेंस को बाइफरकेट कर रही है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, मतलब कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, कोई दिमाग लगाने का बात ही नहीं है कि पार्टिकुलरली असर्शन को क्या कर रही है, बाइफरकेट कर रही है एम्प्लॉय एक्सपेंस को। तो अपने को क्या देखना है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही है कि नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, with reference to reporting on the internal financial controls under Companies Act 2013, which of the following do not fall within the nature of responsibility of GHB Limited। तो आपको याद है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में अपने बुक में आखिरी में एक बॉक्स बना हुआ है और दिया हुआ है वहां पे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का जिक्र कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह किया हुआ है, एंड वहां पे अपन ने बताया था कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का जिक्र जो है वो कंपनीज एक्ट में कहां कहां किया हुआ है। तो एक जैसे वहां डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का था
कि सेक्शन 134 के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स जिम्मेदारी अंडरटेक करते हैं आईएफसी के लिए, एक ऑडिट कमेटी वाला पॉइंट था, एक ऑडिट कमेटी वाला पॉइंट था, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाला पॉइंट था, एक अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाला पॉइंट था, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी वहां पे। अब यहां पे क्या पूछा, विथ रेफरेंस टू रिपोर्टिंग कौन सा नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीएचबी लिमिटेड में नहीं आएगा, मतलब कौन सी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है चारों में से। पहला, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट टू स्टेट that the directors has laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि नहीं आता है? आता है। सेक्शन 134 अगर लॉ की भी बात करें, ऑडिट आपने नहीं भी पढ़ रखा है किसी ने, तो सेक्शन 134 DRS उसके अंदर देना होता है। फिर क्या बोला, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड एक्ट ऑफ एवरी ऑडिट कमिटी टू इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो बताया था सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी का फंक्शन होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को इवैल्यूएट करना। तो ये भी मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट टू स्टेट दैट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर कमेंसरेट विद द साइज एंड एंटिटी। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे हैव टू एक्सपर्ट अपॉइंट, एक्सपर्ट नहीं बोला, मे हैव टू अपॉइंट बोलते तो फिर भी समझ में आता कि हाँ भाई बीओडी को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ तो बोल रहा है कि बीओडी को एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, तो भैया ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पता चल रहा है कि आंसर यही होने वाला है। बाकी एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू गेट देमसेल्व्स सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर रॉबस्ट एंड डिफेंसिबल। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखो भाई पूरा केस स्टडी सिनेरियो अपने को रीड करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो 10-15 मिनट वेस्ट कर रहे होंगे सिर्फ उस केस स्टडी को रीड करने में, जबकि उसको रीड करने का जरूरत ही नहीं था। केस स्टडी सिनेरियो 2 वापस से पता नहीं क्या लंबा चौड़ा कहानी दिया हुआ है यहाँ पे। पहले देखते हैं क्वेश्चंस में डायरेक्टली जाके। Which of the following need not be included by the audit team as a part of audit documentation during handling of their respective assignments? बोला आप ऐसे 230 के हिसाब से क्या करते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो। इन चारों में से डॉक्यूमेंटेशन क्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला दिया है ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, दूसरा दिया हुआ है सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, तीसरा दिया हुआ है समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स और चौथा दिया चेकलिस्ट। तो ये चार चीजें दी हैं। तो दिमाग लगाओ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं आएगा। याद करो एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखा था। एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जब देखा था तो चेकलिस्ट और सिग्निफिकेंट ऑफ समरी मैटर्स तो उसी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। चेकलिस्ट और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स तो उसी में एग्जांपल्स दिया हुआ है कि एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230 का फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद बचे दो पॉइंट्स ए एंड बी, ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। अब देखो भाई सब चीज जरूरी नहीं है तुमको स्पेसिफिकली आता भी हो, दिमाग लगाओगे तो बी पॉइंट में क्या दिया सबसे पहले, सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स। भाई अगर तुमको कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तुमको कोई सिग्निफिकेंट इनवॉइस वगैरह मिलेगा, तुम डॉक्यूमेंट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। और पॉइंट ए में क्या दिया है, ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, फाइनल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं ड्राफ्ट। अरे भैया मैं ड्राफ्ट का क्या करूं डॉक्यूमेंट करके, मुझे तो फाइनल वर्जन डॉक्यूमेंट करना है ना। तो क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। फिर क्या पूछा है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन मेजर्स क्रिश एंड कंपनी टेक व्हाइल इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जॉइंट ऑडिटर्स के बीच। तो भाई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था जॉइंट ऑडिटर्स के बीच ऐसे 299, क्या कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया था, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, कि दोनों जॉइंट ऑडिटर्स अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। और फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में रेफरेंस देंगे कि दूसरे ऑडिटर का अलग ओपिनियन है। ये आपने डिस्कस किया था, देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। They will have to agree with the opinion formed by the majority auditors, but they can mention their view in the emphasis of matter paragraph. No. They will have to agree with the opinion formed by the majority of auditors. No. They can add a separate audit opinion para in the common audit report. Yeah, they can issue a separate audit report, and the audit reports issued by the joint auditors shall make a reference to each other auditor's report. D.
The securities premium account of Pawan Limited cannot be applied for which purpose? सेक्शन 52 ऑडिट ऑफ आइटम्स के अंदर भी है लॉ का सेक्शन 52। कौन सी चीज में सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ नहीं होगा? टाइम पास करने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा चीज है। तो पार्टिकुलरली एकदम सिंपल है, इन राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस इन द P&L, टाइम पास करने का जरूरत ही नहीं है। CAI, who is in charge of non-cooperative society, wants to ensure that society has contributed for charitable purpose within the limits prescribed. How much is the society allowed to contribute? Yes, कितना कर सकते थे? 10%, और 10% मैक्सिमम कर सकती थी, और वो 10% भी कब? आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। सीधा सीधी क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधी आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूट एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द रिजर्व फंड्स। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है केस स्टडी सिनेरियो 3। अगेन पता नहीं लंबा चौड़ा कहानी दिया हुआ है भाई, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, 90% बच्चे तो ये दो केस स्टडी सिनेरियोज में 20-25 मिनट कहानी रीड करके, चीजें रिकॉल करके रीड करते वक्त अपना दिमाग टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। ठीक है, चलो भाई कहानी इग्नोर किया, क्वेश्चंस में आते हैं। Financial events or conditions that may cast significant doubt on entities' ability to continue as going concern does not include। फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस, कौन से ऐसे की बात हो रही है? ऐसे 570 की बात हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन इवेंट्स की बात हो रही है कि फाइनेंशियल इवेंट्स में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में क्या नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा? फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस। तो या ये कौन सा ऑपरेटिंग इंडिकेटर का पार्ट है। अगला, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विल द ऑडिटर इशू if the issue of going concern basis of accounting is appropriate? Okay, appropriate है, but a material uncertainty exists and adequate disclosure of the material uncertainty is made in financial statements by the management। कौन सा पैराग्राफ है? कौन सा पैराग्राफ है यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है? डिस्क्लेमर, एडवर्स, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड। अब एक चीज क्या बोला? मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है, तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है तो वहां पे क्वालिफाइड, एडवर्स तो आउट ऑफ इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यहां पे इंस्टीट्यूट ने मुर्गा पैराग्राफ ऑप्शन में नहीं दिया। अगर मुर्गा ऑप्शन में देते तो मुर्गा पैराग्राफ में क्या कर सकते थे? अपन अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब कर सकते थे। अभी के लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन। फिर क्या पूछा है? इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट रिलायबल, कौन सा ऑडिट ओपिनियन इशू करेगा? एडवर्स, डिस्क्लेमर, अनमॉडिफाइड, ये वो। भाई सीधा सीधी WR का स्टैंडर्ड आखिरी का टॉपिक, WR नॉट रिलायबल, बड़ा सा हेडिंग दिया हुआ है डिस्क्लेमर कि WR के इंटीग्रिटी में डाउट है, WR रिलायबल नहीं है, डिस्क्लेमर। तो लो भैया 30 मार्क्स का एमसीक्यूज हो गया। आई बिलीव जिस भी बच्चे ने अच्छे से तैयारी करके गया है ना, जो क्लासेस में भी जिसने अच्छे से फॉलो किया ना क्लासेस को, 30 आउट ऑफ 13 एमसीक्यूज में आ सकता है। और 30 आउट ऑफ 30 नहीं भी आया, कोई एक आधा क्वेश्चन में गलती कर दिया, मान लो वो यूडीएन रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में गलती हो गई या डॉक्यूमेंटेशन वाले क्वेश्चन में गलती हो गई, तो 28 मार्क्स तो आराम से मतलब यहां पे आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू थिंग। और वो जो टेक्निक मैंने आपको सिखाया था, उस टेक्निक को फॉलो करके आप टाइम उतना बचा लोगे कि 30 नंबर प्रैक्टिकली 30 नंबर सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा या 20 मिनट लगेगा, अगर आपने वो टेक्निक फॉलो किया है। अगर आप वो क्वेश्चंस में उलझ गए हो फिर तो आपने 40-45 मिनट लगा दिए होंगे इसमें। अब यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, CA रश्मि is the auditor of ABC Limited for the financial year ending 31st March 2024. Okay. Audit report for the year was signed by her on 19th of April 2024. Audit report sign किया, ठीक है। On 25th of April 2024, company received a communication from central government that an incentive amount of 5 CR pertaining to financial year 2023 was approved. मतलब 25 अप्रैल 2024 को कंपनी को एक कम्युनिकेशन आ रहा है कि जो इंसेंटिव 5 करोड़ का बनता था पार्टिकुलरली वो अप्रूव हो गया है एंड कंपनी को पे कर दिया गया है बिफोर द एंड ऑफ ईयर 2024। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी अभी तक शेयर होल्डर्स को इशू नहीं हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक शेयर होल्डर्स को इशू नहीं हुए हैं। अभी तक आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आ गया होगा कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे 560 का सवाल है।
The board of directors wished to include the incentive amount in the financial statements and requested the auditor to issue a fresh report. तो ये जो क्वेश्चन ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स का है, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स में टाइमलाइन दी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कराया हुआ है, 3 केसेस दिए हुए वहां पे। तो उसमें ये केस नंबर 2 का सवाल है, उसमें ये केस नंबर 2 का सवाल है, और यहाँ पे एज सच मॉडिफिकेशन के लायक कुछ नहीं है, क्योंकि बीओडी ने ऑलरेडी क्या किया है, उस चीज को इंक्लूड किया है इंसेंटिव अमाउंट को, और बीओडी ऑडिटर को भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्या करो, ऑडिट रिपोर्ट फ्रेश इशू कर दो। तो एज सच मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, बट वहां 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो 3-4 पॉइंट्स वगैरह आएंगे वहां पे। ऐसे 560 का सवाल है, एंड 560 में जो टाइमलाइन दिया हुआ है, उस टाइमलाइन में ये केस 2 का सवाल है। एंड अगेन दिस वाज समथिंग दैट वाज मार्क्ड इंपॉर्टेंट इन द क्लास एज वेल। उसके बाद अगला है, ऑडिटर्स कैन नॉट नॉर्मली एग्जामिन all the information available to them, as it would be impracticable to do so, and using audit sampling will provide valid conclusions. Sample should be selected, और rather मैं बताऊं, यहाँ भी सेम टेक्निक फॉलो करो, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। लास्ट लाइन रीड करो पहले, लास्ट लाइन रीड करने से काम बन जाता है बहुत बार। Which sample method selection is used in the following 2 cases? Identify and explain. क्यों स्टार्टिंग की कहानी टाइम वेस्ट करें। पहला, ऑडिटर डिवाइडेड द ट्रेड रिसीवेबल्स इन 3 ग्रुप्स, balances above 20 lakhs, balances below 10 lakhs to 20 lakhs, balances below 10 lakhs. He selected stratified sampling, देख के पता चल रहा है stratified sampling. फिर auditor uses the sample of 50 consecutive checks to test whether the checks are block sampling. पहला सेंटेंस रीड करके समझ आ रहा है, 50 चेक्स को इकट्ठा एग्जामिन किया, ब्लॉक सैम्पलिंग। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर का है, तो क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो बकायदा आपको क्या करना है, दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। सुटेबल सैम्पलिंग आपने आइडेंटिफाई किया, एक नंबर मिल गया आपको, 2 नंबर, और 2 नंबर आपको मिलेगा उसको एक्सप्लेन करने का शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद पीडी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स were appointed as the stat auditors of MR Limited for the financial year 2023-24. MR Limited included the following clause in the appointment letter to the auditors. Auditors shall be held responsible for detection of frauds that may happen in the company during the financial year 2023-24. And the auditor objected to the inclusion of such a clause in the appointment letter, discussed in light of scope of audit. So, ऐसे 200 ऑब्जेक्ट, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में हमने कहां पढ़ा था, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का जो चैप्टर है वहां पढ़ा था कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना आता था, इंटरनल कंट्रोल्स देखने आते थे, डिस्क्लोजर्स वगैरह चेक करने आते थे, एस्टिमेट्स वगैरह देखने आते थे। और स्कोप में क्या क्या नहीं आता था, तो पहला पॉइंट था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन वाले काम है वो नहीं आते थे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वाले काम है वो नहीं आते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो स्कोप में दिया हुआ है कि और क्या क्या नहीं आता था, फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट वगैरह चेक करना नहीं आता था। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ए ऑडिटर, दिस इज द वर्क ऑफ ए इन्वेस्टिगेटर। ये इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में आता है, ये ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे 200 के बारे में आप लिख सकते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप के बारे में बता सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लेन करें कि भाई पार्टिकुलरली स्कोप के अंदर क्या नहीं आएगा, तो इन्वेस्टिगेशन स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर नहीं आएगा। आप ये भी लिख सकते हो कि जो पार्टिकुलरली फ्रॉड डिटेक्शन है ये इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में आएगा, ऑडिटर के स्कोप में नहीं आएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ऑडिटर ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूजन ऑफ सच ए क्लॉज इन द अपॉइंटमेंट लेटर, तो अपॉइंटमेंट लेटर की बात ऐसे 210 में होती है, एंगेजमेंट लेटर की बात, तो आप ऐसे 210 का रेफरेंस भी लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ इशूइंग द एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर इन ऐसे 210, ऑडिटर इज टोटली जस्टिफाइड, द अप्रोच द contention of the auditor is totally justified and this clause will not be coming in the appointment letter. तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, Measures PQ Limited has a turnover of 807 crores during the financial year 2023-24. It has outstanding dues towards goods and service tax of 10 lakhs since June 23. When inquired by the auditor, company's management informed him that they have filed an objection letter for the said demand with the GST authorities. However, no response is received from the GST department. State the reporting responsibility of auditor under para 3 clause 7. para 3 clause 7 clause number भी इंस्टीट्यूट बता के दे रहा है कि clause number याद करने की जरूरत नहीं है, हम बता के दे रहे हैं तुमको para 3 है, clause 7 है।
तो पार्टिकुलरली ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है, क्लॉज 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में है। उसमें दो चीजें आती थी, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुमको क्लैरिफिकेशन लिखाया था कि अगर कोई भी तुम रिप्लाई करते हो खाली नोटिस वगैरह का तो वो डिस्प्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे खाली पार्टिकुलरली एक रिप्लाई किया जा रहा है तो वो डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है। और अनडिस्प्यूटेड है तो ये देखना है कि 6 महीने से ज्यादा का एरियर्स है या नहीं है। तो आप देखोगे सिंस जून 23 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 6 महीने से ज्यादा का एरियर्स है, तो वहां पे रिपोर्ट होगा। और अगेन क्लॉज नंबर तो इंस्टीट्यूट में लिख दिया, तो प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे करना है उसके लिए मैंने जो तरीका सिखाया था आपको, दैट इज एज पर क्लॉज नंबर ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 20 नोटिफाइड बाय सीजी अंडर 143 सबसेक्शन 11 और फिर क्लॉज नंबर 7 की बात, या एंड साथ में वो डेट वगैरह। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एंड आई बिलीव 90% क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन में शायद फंसे होंगे, और या फिर मतलब जजमेंटल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं बिटवीन आर व्यू एंड द आईसीआई व्यू। तो क्या बोलता है ये CAB was the auditor of Star Limited. He wanted to ensure that the company had correctly reconciled its bank accounts and also wanted to understand whether and how far the internal control system was operating in the company. तो उसको इंश्योर करना है कि कंपनी ने रिकंसिलेशन अच्छे से किया है कि नहीं किया, और अंडरस्टैंड करना है कि हाउ फार द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाज ऑपरेटिंग इन द कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाज CAB परफॉर्मिंग एंड व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स दैट कैन बी अप्लाइड व्हाइल अंडरटेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो पार्टिकुलरली क्या पूछा है यहाँ पे कि अंडरस्टैंड क्या करना है, कि इंश्योर क्या करना है कि कंपनी ने रिकंसिलेशन बैंक अकाउंट्स का प्रॉपर्ली किया है कि नहीं किया, और अंडरस्टैंडिंग लेना है कि यार कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कौन सा कंट्रोल CAB परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और बाकी प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म कर सकता है। तो याद करो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर भी मेनली कौन से ऑडिट टेक्निक्स होते हैं, मेनली मैंने आपको बताया था सेम ऑडिट टेक्निक्स होते हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस। तो वही सारे टेक्निक्स यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी होते हैं, TOC में भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पार्टिकुलरली ये देखना है कि यार रिकंसिलेशन अच्छे से नहीं किया है कि नहीं किया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो रीपरफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो रीपरफॉर्मेंस टू सी, दोबारा से परफॉर्म करके देख सकते हो एक बार कि पार्टिकुलरली वो चीज अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ, और अदर प्रोसीजर्स में फिर आप इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, वो सारी चीजें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे 10% चांसेस ये भी है कि इंस्टीट्यूट आंसर में लिखते वक्त इंस्पेक्शन लिख दे, बिकॉज दो तरीका होता है इसको चेक करने का, एक पार्टिकुलरली वहां पे रीपरफॉर्मेंस हो सकता है, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, और एक तरीका यहाँ पे इंस्पेक्शन भी हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उस चीज का एश्योरेंस ले लिया। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट इंस्पेक्शन के हिसाब से आंसर कर रहा हो, या फिर रीपरफॉर्मेंस के हिसाब से, या दोनों के हिसाब से, और फिर बाकी अदर प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं। आप आंसर कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, कौन सा ऐसे का रेफरेंस आएगा, ऐसे 330, कौन सा ऐसे का रेफरेंस आएगा, ऐसे 330, बिकॉज TOCs की बात हो रही है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात हो रही है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, और ऑडिटर को TOC वगैरह परफॉर्म करना रहता है, तो ऐसे 330 लगता है वहां पे, और फिर क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर की ड्राफ्टिंग कर सकते हो। रेफरेंस चाहो तो आप लिख सकते हो एज सच, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते हो, बट अगेन डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट, अब ये जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड में क्या लिख रहा है, वी कैन नॉट जज दैट। नॉर्मली आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब के बारे में लिख सकते हो, और जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जा सकता है उन सारी चीजों के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद देखना अगला क्वेश्चन, अल्फा लिमिटेड हैज अवेल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक। Company received balance confirmation certificate from the bank overdraft as on 31st March 2024। तो दिया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक सर्टिफिकेट इतना है एंड ओवरड्राफ्ट एज पर लेजर कितना है। तो एज ए ऑडिटर आप कैसे वेरीफाई करोगे, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक टेकन बाय अल्फा लिमिटेड। तो आपको क्या करना है, बोरोइंग्स वेरीफाई करना है, मतलब एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस का असर्शन वेरीफाई करना है, आपको बोरोइंग्स वेरीफाई करना है। तो वो जो बोरोइंग्स के असर्शन वाले पॉइंट है वो सारे आ जाएंगे कि आपको बोरोइंग्स वेरीफाई करनी है, उसके अंदर आपको जो भी शेड्यूल वगैरह है वो लेना है। उसमें एक पॉइंट का जिक्र यहाँ स्पेसिफिकली आएगा बाकी पॉइंट्स के साथ एज ए मेन डिस्कशन पॉइंट, कि यहाँ पे जो कंफर्मेशन लिया है उसमें और बैंक कंपनी के कंफर्मेशन में डिफरेंस है, तो ऑडिटर रिकंसाइल करेगा डिफरेंस को, और उस डिफरेंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा करेगा। तो वो एक पॉइंट जरूर आएगा स्पेसिफिकली, और उसके अलावा नॉर्मल जो पॉइंट्स आते हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे वाउचिंग वाले आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है
Schedule 3 of the Companies Act 2013 prescribes disclosure of certain ratios as part of additional regulatory information. Mention any 3 ratios that should be disclosed along with the rules. तो additional regulatory information के अंदर schedule जो भी audit of items of financial statement के disclosures हैं, बहुत सारे disclosures थे, मैंने उसमें तुमको कुछ ही important mark कराए थे, ये उसी में से straight forward question है कि ratios का नाम बताना है खाली. उसमें ratios के नाम दिए हुए थे लगभग 8 रेशियोज के नाम दिए हुए थे, फिर दिया हुआ था कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्सप्लेन करना है, और फिर दिया हुआ था कि 25% से ज्यादा चेंज है तो उसका रीजन बताना है. बट यहाँ कुछ नहीं पूछा, यहाँ खाली रेशियोज के बारे में बताने के लिए बोला है. अब मैं क्या एडवाइस करूंगा, वहां खाली रेशियोज का नाम दिया हुआ है, 3 रेशियोज पूछा है, तो अब आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, कोई 3 ऐसे रेशियोज चूज करने चाहिए जिसके बारे में आप एक लाइन एटलीस्ट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कि एटलीस्ट वो 3 रेशियोज के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक सेंटेंस वहां पे लिख सकते हो. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स इज एक्सप्लेनिंग टू हिज ऑडिट टीम अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लान. तो डिस्कस द पॉइंट्स विद द एंगेजमेंट पार्टनर विल एक्सप्लेन. तो क्लियरली नोट्स में लिखा है, क्लास में लिखाया भी था, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान. वहां पे 3 पॉइंट्स हैं टेबुलर फॉर्म में बढ़िया से, ऐसे 300 का क्वेश्चन है कि पहले स्ट्रैटेजी बनेगा, फिर प्लान बनेगा, एक में चेंज आएगा तो दूसरे में चेंज आएगा, वो सारी चीजें. ठीक है. अगला, CA Amit is the auditor of Element Limited. While conducting the audit, he wanted to analyze the different components of internal control of company. Identify and explain which components of internal control he is trying to explain. 5 components थे internal control की, क्लास में याद कराया था CA का aim. तो control environment था, control activities था, risk assessment procedures था, information था, monitoring था. अब पूछा है कि इन 2 cases में कौन सा component है. पहला, whether controls in LML Limited are operated as intended and they are modified as operating for change. तो क्या है ये, monitoring. क्या है particularly monitoring, कि monitor करना होता है कि controls are operating as intended. फिर क्या है, whether there exists proper segregation of duties in the company and the person responsible for recording is different from the person authorizing. ये क्या है, control activities. PIPS याद भी कराया था, PIPS that is performance processing, information system, और फिर physical reviews, segregation of duties, उसी के अंदर से है. अगला क्वेश्चन है, Measures PK and Company Chartered Accountants are the statutory auditors of JC Limited. CA Tarun, partner of Measures PK and Company, was entrusted to supervise and verify the inventory items as on 31st March 2024. During the process of verification, a large chunk of draft inventory sheets were accumulated, and then a final inventory sheet was prepared. Audit assistant has kept all these drafts and the final inventory sheet in the audit file. Is the approach of audit assistant correct? And which documents may not be included in the audit documentation? तो लॉजिकल क्वेश्चन है ऐसे 230 के ऊपर. क्या बोला है यहाँ पे कि पार्टिकुलरली क्या किया था, लार्ज चंक्स ऑफ ड्राफ्ट इन्वेंटरी शीट्स अकमलेट कर लिए थे, फिर फाइनल इन्वेंटरी शीट क्या किया था, अकमलेट किया, प्रिपेयर किया था, और बोला ये सारा कुछ ही ऑडिट फाइल में डाल दिया है. लेकिन अब लॉजिकली अगर फाइनल इन्वेंटरी शीट अवेलेबल है तो जो ड्राफ्ट इन्वेंटरी शीट है उसको डॉक्यूमेंटेशन में डालने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगा. तो ऐसे 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है क्या नहीं आता है वो लिख देंगे, क्वेश्चन से कोरिलेट कर देंगे, और फिर बताएंगे कि ये जो ड्राफ्ट इन्वेंटरी शीट्स है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगा. अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, एनपीए क्लासिफिकेशन का. K Limited is availing cash credit limit of 25 CR from Element Bank Limited. The drawing power of the company ranges between 22 CR and 25 CR. The limit availed by the company remained less than 20 CR during all the days. मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट हमेशा उससे कम ही था. Company has not deposited any amount in the cash credit account and there are no other credits in the account during the last 2 quarters. पिछले 2 क्वार्टर्स से क्या नहीं किया, कैश क्रेडिट अकाउंट में जमा नहीं किया, तो यानी कि वो आउट ऑफ ऑर्डर है, वो क्या है, एनपीए है. इंपॉर्टेंट मार्क कराया था बैंक ऑडिट के अंदर. अगला क्वेश्चन है, यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एनपी लिमिटेड. Looking at the huge size of similar transactions, you directed your team members to use statistical sampling. One of the team members, Mr. Q, wants to select samples based on his personal experience and knowledge, as he is not aware of statistical sampling. You are required to explain to Mr. Q why the use of statistical sampling is more scientific, more appropriate. तो मतलब ऐसे 530 पहले statistical और उसके बारे में 2-2 लाइन में बताना है, और फिर बेसिकली advantages of statistical sampling बताने हैं कि वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, वो ज़्यादा डिफेंसिबल है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और सैंपल साइज पॉपुलेशन के साथ साथ सैंपल साइज इंक्रीज नहीं होता है. तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद क्या क्वेश्चन है, अब देखना,
EFG Limited has appointed Measures Eminent Company Chartered Accountants as the stat auditors for the year 24-25. CA and the engagement partner completed his risk assessment procedures. However, he is concerned about the management of human resources to be employed to conduct the audit. For his purpose, he wants to establish an overall audit strategy. मतलब ऐसा 300 का क्वेश्चन है. Describe how the process of establishing overall audit strategy will assist him in managing deployment of his resources. तो audit strategy के जो 4 advantages हमने डिस्कस किए थे बुक में, qualitative allocation of resources, quantitative allocation of resources, management कैसे होगा, DRS direction review supervision कैसे होगा, वो सारे points हैं. ऐसे 300 का reference आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है, JB Limited has invested huge sums of money on establishment of new property, plant and equipment during the year under audit. They have incurred an amount of rupees 5,70,000 on dismantling of an old plant which has become obsolete, so that a new plant can be set up. The auditor is in the process of verifying the cost incurred towards addition of property, plant and equipment. What should be the accounting treatment of the amount spent on dismantling of old plant? Which elements of cost should be considered for valuing PPE? सीधा सीधी AS 10 का सवाल है. सीधा सीधी AS 10 का सवाल है. Audit of items of financial statement में भी दिया हुआ है. कौन सा elements PPE के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, clear cut दिया हुआ है. तो डिसमेंटलिंग का जो कॉस्ट होता है कि अगर प्लांट ऑब्सलीट हो गया फिर सेट कर रहे हैं, तो वो जो कॉस्ट होता है वो उसमें आता है. तो 5,70,000 तो आएगा ही आएगा. 5,70,000 तो आएगा ही आएगा. तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि वो तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा और क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आएंगे वो भी बता देना है. मतलब AS 10 का रेफरेंस दो और बढ़िया से AS 10 का रेफरेंस देके आंसर को लिख के आओ. उसके बाद अगला क्वेश्चन, CA आयुष. अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा सा खेला है स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे. CA Ayush has recently qualified and has joined a CA firm. On going through various audit reports, he observed that different phrases were used to express unmodified opinion. On inquiring with a senior, he got to know all those phrases can be regarded as being equivalent. Which phrases are appropriate and which phrases are inappropriate? तो याद करो, मैंने ड्राफ्टिंग के लिए बहुत फोकस किया था कि ड्राफ्टिंग में एम्फोसिस करो. अब जब अपन ड्राफ्टिंग देख रहे थे तो वहां पे 2 वर्ड्स क्या यूज होते थे, याद करो. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से जब अपन रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसमें क्या आता था कि अपने को रिपोर्ट करना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और फेयरली प्रेजेंटेड एज पर FRF. तो एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हुए? या तो आप रिपोर्ट कर रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर, या तो बता रहे हो फेयरली प्रेजेंटेड एज पर FRF. तो एप्रोप्रिएट फ्रेजेस ये दो हैं. एप्रोप्रिएट फ्रेजेस ये दो हैं. तो अब पार्टिकुलरली यहां दिमाग लगाने वाली चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, स्पून फीडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है कि हम जब बोलते हैं कि भाई फेयरली प्रेजेंटेड या फिर हम जब बोलते हैं एज ट्रू एंड फेयर, तो ये क्या है, फेयरली प्रेजेंटेड है. और कौन से फ्रेजेस इनअप्रोप्रिएट हैं व्हाइल ड्राफ्टिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन. तो पार्टिकुलरली अब आप क्या बता दो, गलत वाला एग्जाम्पल देके गलत वाला बता दो कि क्या अप्रोप्रिएट नहीं है पार्टिकुलरली. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो पार्ट है, एज सच इंटर के मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली नहीं दिया है, फाइनल के मॉड्यूल में दिया है कि आप कुछ भी कंडीशनल लैंग्वेज यूज नहीं करोगे. आप मॉडिफिकेशन के वक्त अगर कुछ भी कंडीशनल लैंग्वेज यूज करते हो तो वो प्रॉपर नहीं माना जाता. आप ऐसा नहीं बोल सकते ऐसा होगा तो ट्रू एंड फेयर है, ऐसा नहीं होगा तो ट्रू एंड फेयर नहीं है. आप कुछ भी कंडीशनल या कुछ भी वैग लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, आपको क्लियर कट लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा. अगला है यू हैव बीन अपॉइंटेड, और रेफरेंस क्या दोगे, ऐसे 700. अगला है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव नोटिस दैट सम सीरियस इरेगुलरिटीज इन द कोर्स ऑफ वर्किंग. इन्यूमरेट दो स्पेशल मैटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि तुमने क्या देखा, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, पर्सनल प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, रेकलेस एडवांसिंग कर रहे हैं. तो वो 4-5 चीजें क्या होती थी वहां पे रिपोर्ट होती थी. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, Measures PP and Company, a firm of chartered accountants, has been auditing the books of accounts of Kali Limited for the past 3 years. The company has recently made some changes in the business policy. While planning to start the audit for the 4th year, that is for the financial year 2024-25, the audit manager of the firm, as per routine practice, handed over the previous year's audit program as it is to the audit team with the instructions to adhere unfailingly to the said audit program. तो जैसा audit program था as it is पकड़ा दिया, बोला as it is follow करना है. audit manager का decision सही है या नहीं है? तो audit manager का decision सही है. हमने पढ़ा था 2 बातें, एक audit program का periodically review होना चाहिए और circumstances के हिसाब से change होनी चाहिए, और audit program हमेशा flexible होना चाहिए, वो rigid नहीं होना चाहिए. उसके बाद अगला क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड हैव एंगेज्ड एन एक्चुअरी एक्सपर्ट टू ascertain actuarial valuation of gratuity for provision to be made in the accounts. As a auditor of D Limited, you plan to use the report of expert.
for ascertaining appropriate valuation, what will you do to evaluate the competence capability objectivity। ऐसे 500 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, competence capability कैसे evaluate करोगे, तो जो भी तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के साथ, तुम्हारा पर्सनल फैमिलिटी है, उसके बुक्स वगैरह, उसके क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सारी चीजें। और फिर एक जनरल क्वेश्चन है लास्ट में, सिर्फ डिजिटल ऑडिट का यूज के बारे में पूछा है कि डिजिटल ऑडिट का क्या यूज है हमारे ऑडिट के अंदर, डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो लास्ट में जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो डिजिटल ऑडिट्स के बारे में, कि ऑडिट में वो कैसे काम आएगा हमारे लिए, पार्टिकुलरली डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे ऑडिट में कैसे काम आएगा, तो उसके बारे में क्या करना है, एक सिंपल सा शॉर्ट नोट देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जे इज एन आर्टिकल क्लर्क विथ ए बिग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। He is a part of engagement team which is conducting the audit of the company for the first time. They are assigning with the work of preparing the draft engagement letter. Mr. J is not sure how to go about it. Explain what is the audit engagement letter and contents। ऐसे 210 audit engagement letter क्या होता है, उसके contents क्या होते हैं, objectives, responsibilities, expected form of reporting, वो सारा जो भी था अपना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है particularly this is actually dependent upon accounting standard। तो ये पार्टिकुलरली आपका AS बेस्ड क्वेश्चन है। You are the auditor of Plus Limited. Bank has made certain provisions for the year ended. Provision for bad debts इतना है, substandard इतना है, expenses इतना है। You are in the process of verifying the provisions and contingencies of the bank। मतलब audit of items of financial statement के अंदर जो आप provisions contingencies verify करते थे, AS 29 का compliance check करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी जो provisions वाले part थे, कि provisions contingencies को क्या करना है, कैसे verify करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीधा सीधी लास्ट पार्ट आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या पूछ रहा है। व्हाट इज मीन बाय डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एंड वेदर द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड इज एप्रोप्रिएट। तो पार्टिकुलरली किस चीज के बारे में पूछ रहा है ये, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पूरा कॉन्सेप्ट कहां दिया हुआ है, ऐसे 265 में दिया हुआ है। तो ऐसे 265 में दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है, कब किसी डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी माना जाता है, और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में टीसीआरडब्ल्यूजी को किस तरीके से कम्युनिकेट करना रहता है। तो उसी चीज के ऊपर ये पार्टिकुलरली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, CAP इज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस in terms of employment and professional relations with employer. He has to be alert to the possibility of inadvertent disclosure of any information. However, in view of disclosure required by law, CAP had to divulge the information and documents as evidence in the course of legal proceedings. Whether CAP has violated any fundamental principle. तो किसका क्वेश्चन है, ऐसे 200 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ऐसे 200 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बता दो, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के जो एक्सेप्शंस थे वो बता दो, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है अपना। During the audit of accounts for the year ended 31st March 2024, auditor of FD Limited wanted confirmation from a trade receivable which was outstanding for more than 6 months, amounting to 4,25,000. The auditor sent a confirmation letter to the party requesting them to respond directly to him whether or not they agree with the amount outstanding for him. So trade receivable confirmed to the auditor that they were required to pay 4,20,000 as per their books of accounts. To state and explain the type of confirmation request sent by the auditor and the course of action he should take on the same. तो भाई क्या बोला है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करना ही करना, आप एग्री कर रहे हो या नहीं। तो ऐसे 505 पॉजिटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब बता दो, पॉजिटिव कंफर्मेशन लिया है ये बता दो। फिर बोल रहा है कि भाई डिफरेंस वैल्यू मैच नहीं हो रहा। तो रिस्पॉन्स में क्या था कि अगर सामने वाला पार्टी का बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो अपन क्या देखते थे, वेदर दैट डिफरेंस इज इंडिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, वेदर इट्स इंडिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। और फिर अपन एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उस चीज को रिजॉल्व करते थे कि वो जो डिफरेंस है वो कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो ऐसे 505 के ऊपर ये अपना सवाल है। और लास्ट पॉइंट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये स्पेशल एंटिटी के ऊपर, कि पार्टिकुलरली लीजिंग कंपनी को ऑडिट करते वक्त आप किसी भी फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट में क्या देखोगे, आप किसी भी फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट में क्या देखोगे, बेसिकली स्पेशल एंटिटीज का सवाल है। AS 19 के प्रिंसिपल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। AS 19 का नॉलेज भी अगर आपको है तो आप आराम से आंसर ड्राफ्ट करके आ सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज द पेपर ऑफ ऑडिट। आई बिलीव 2 से 3 क्वेश्चंस अच्छे थे, बट उसके अलावा पूरा पेपर मॉडरेट था। अगर आप तैयारी अच्छे से करके गए हो तो इस पेपर के अंदर आप एग्जामिनेशन लेके आ सकते हो।